जय जोहार संगवारी मन। आज हमारे यूट्यूब चैनल में हमारे बीच में हैं उमेश अग्रवाल जी, जो कि भाजपा अध्यक्ष हैं। आज हम उनसे जानेंगे कि रायगढ़ के जो मुद्दे क्या हैं। सबसे पहले हम जानेंगे कि सर राजनीति में आए क्यों। हमें आपका एक बड़ा फोटो देखे थे सर, आपके यहाँ ऑडिट के लिए जाते थे, आपका अडवाणी जी के साथ एक फ़ोटो था, उसका क्या राज था सर? कब मिले थे अडवाणी जी से? अडवाणी जी से वो फोटो जो 2003 का है, विधानसभा चुनाव के समय में। अडवाणी जी जब यहाँ पे रायगढ़ में प्रचार के लिए आए थे, अच्छा, उस समय मुझको उनके साथ सानिध्य का अवसर मिला और हम लोग, मैं अडवाणी जी के साथ। अच्छा, तो कितने साल से हैं सर आप राजनीति में? 1993 से अच्छा, भारतीय जनता पार्टी का सदस्य हूँ और उसी समय से कार्य और राजनीति कर रहा हूँ। अच्छा, ठीक है सर। तो सर आपका ऐसे कब लगा कि राजनीति में आना चाहिए और राजनीति में लाके कुछ बदलाव करना है, ऐसे मन में कब आया? 1993 में ही स्टूडेंट यूनियन के रूप में लॉ कॉलेज प्रेसिडेंट का चुनाव लड़ने का अवसर मिला। अच्छा, स्टूडेंट लीडरशिप में चुनकर आया और जब स्टूडेंट लीडरशिप में कॉलेज की और छात्रों की समस्या को लेकर आंदोलन करने का अवसर आया, तो वहीं से अपने आप राजनीति की ओर कार्य करने का एक माध्यम बना और धीरे धीरे पता ही नहीं चला कि हम कब छात्र राजनीति से मतलब लीडरशिप मेन स्ट्रीम में आ गए। तो सर चूँकि 15 साल से भाजपा रही है छत्तीसगढ़ में, तो काफ़ी अब डेवलपमेंट तो देखे हैं। तो रायगढ़ में सर हम लोग बेसिकली, हमारे जो चैनल एजुकेशनल से हम लोग जुड़े हुए हैं, एजुकेशन फील्ड से, तो एजुकेशन की फील्ड में सर ऐसे क्या काम हुए और ऐसे क्या काम करने वाले हैं अभी आने वाले 5 साल, दोनों का एक साथ? एजुकेशनल फील्ड की अगर हम बात करें तो आज़ादी के बाद 15 सालों को छोड़ दें तो बाकी के पूरे समय में, बीच के 1-2.5 साल का और पीरियड को छोड़ दे तो बाकी पूरे समय में कांग्रेस का राज रहा है। अच्छा, हम कह सकते हैं कि आज़ादी के बाद अगर 17.5 साल भारतीय जनता पार्टी ने कार्य और शासन के रूप में कार्य किया, तो शेष लगभग 60 साल कांग्रेस की सरकार रही। अच्छा, जो प्रश्न आपने किया कि 15 साल आपकी सरकार थी, आपने एजुकेशनल फील्ड में क्या किया, तो मैं आपको बताना चाहता हूं कि जो मेडिकल कॉलेज रायगढ़ में आप देख रहे हैं, जी, ये 15 साल में भारतीय जनता पार्टी की देन है। जो इंजीनियरिंग कॉलेज आप देख रहे हैं, एकमात्र इंजीनियरिंग कॉलेज गवर्नमेंट का KIT ही है जी, यह भारतीय जनता पार्टी के देन है, कार्यकाल की देन है। और साथ ही साथ ITI और अनेक कॉलेज, चाहे हम बातचीत करें पुसौर में कॉलेज की, चाहे बात करें हम सरिया में कॉलेज की, इस प्रकार से मुझको लगता है कि शिक्षा के क्षेत्र में इन 15 सालों में युगांतरकारी परिवर्तन हुआ है और अनेक ऐसे संस्थान खुले हैं जो यहाँ पे आम जनता के लिए शिक्षा के नए द्वार खोले। सर अभी जब 5 साल अभी हमारे OP सर हैं जो शिक्षा क्रांति के लिए जाने जाते हैं शिक्षा के फील्ड में, तो क्या देख रहे हैं इस बार, क्या शिक्षा में बदलाव लाने का प्लान है? जब रायगढ़ विधानसभा में OP की टिकट फाइनल हुई तो मेरा OP को पहला प्रश्न था कि आपका रायगढ़ विधानसभा में नाम तय हो गया है और जिलाध्यक्ष के रूप में आपके साथ 5 साल राजनीतिक सफर रहा है मेरा, रायगढ़ का रहने वाला हूँ, BCom LLB मेरी शिक्षा है। अच्छा, तो मैं आपसे एक प्रश्न करूंगा कि आपकी प्रायोरिटी क्या होगी? जी, उनका जो उत्तर था वो मेरे दिल को छुआ। उन्होंने मुझको बताया कि मैं माध्यमिक शिक्षा मेरी 12वीं तक बायंग में हुई जी। पिता के देहांत के बाद मेरे पास कोई बहुत ज़्यादा सोर्स नहीं था। 12वीं तक मैं जब अपने गृह ग्राम बायंग में पढ़ा, उसके बाद फिर जुनून के दिमाग में आया कि मुझको कलेक्टर बनना है, तो मैं संघर्ष करते हुए रायपुर गया। रायपुर में काफ़ी संघर्ष किया, फिर समझ में आया कि अपनी मंजिल को पाने के लिए मुझको दिल्ली जाना पड़ेगा। जी जी जी।
मैं दिल्ली गया। इस संघर्ष के दौरान मैंने इस बात को महसूस किया कि आम छत्तीसगढ़ियों के लिए ग्रेजुएट के बाद इस उच्च शिक्षा के लिए किस प्रकार के चैलेंज है। जी, तो मेरा पहला प्रयास होगा कि मैं शिक्षा का ऐसा प्रसार करूं कि जिस परेशानी और जिस तकलीफ को मैंने एक छात्र रहते हुए झेली है, कम से कम मेरे बाद कोई न झेले। और अगर बायंग से एक ओपी चौधरी कलेक्टर बन के जा सकता है तो मेरा प्रयास होगा कि रायगढ़ विधानसभा के हर गांव से कई ओपी चौधरी कलेक्टर, IAS, IPS बन के निकले। तो मेरी फर्स्ट प्रायोरिटी शिक्षा का क्षेत्र होगी। तो मुझको निश्चित रूप से ये बात उनकी अच्छी भी लगी और मेरे को ये लगा कि एक पढ़ा लिखा व्यक्ति अगर राजनीति में अपनी सेवाएं देता है तो निश्चित रूप से वो अपने विजन को जमीन में उतारेगा तो उसका लाभ सबको मिलेगा। बिल्कुल बिल्कुल सर। जैसे आपने बताया सर BCom LLB हैं, तो आपका मन में ऐसे प्रश्न है सर, आपने उनसे पूछा क्या कि बिजनेस के फील्ड में कुछ ऐसे, या बिजनेस के एजुकेशन, कॉमर्स के एजुकेशन के लिए कुछ ऐसे उनका विचार? निश्चित रूप से मैं आपको एक बड़ी ही सरप्राइजिंग बात ओपी के बारे में बताना चाहूँगा। जब मैं उनके साथ लगातार जब रहता था तो अपने मोबाइल में वो लगातार कोई सिस्टम को अपडेट करते रहते थे। तो शुरू में मुझको समझ में नहीं आता था, वो हरी हरी लाइनें अलग अलग दिखती थी, कैंडल। तो मैं उनको बोले क्या आप करते हो, तो बोला तो उन्होंने मुझको बताया कि IAS रहते हुए मैं इस फील्ड को एक्सप्लोर नहीं कर सकता था। जी बिल्कुल बिल्कुल। तो शेयर मार्केट में उनका बहुत ही शानदार बिल्कुल बिल्कुल सर मतलब दखल है। और उनके अनुसार, चूंकि मैं तो उस फील्ड का बिल्कुल भी अनजान हूं और मैं उस फील्ड से इत्तेफाक भी नहीं रखता, उनके अनुसार ये एक ऐसी फील्ड है अगर हम इसको बड़े ही सावधानी से इसमें अगर इन्वेस्टमेंट करेंगे तो इसका हमको अच्छा वित्तीय लाभ मिल सकता है। लेकिन मेरा प्रश्न भी था कि 100 में से अगर मैं 99 लोगों की बात करूं तो उनका यही होता है कि शेयर मार्केट में मेरे पैसे डूब गए। तो फिर आपकी बात को मैं बोला टेक्निकली कैसे हम मानेंगे। मेरे को तो आज तक कोई ये बोलने वाला नहीं मिला कि शेयर बाजार में मेरे बोले, वो एक प्रकार से पूरा का पूरा टेक्निकल मार्केट है, हमको उसको एनालाइज्ड और उसके सारे डेटास को समझने की जरूरत होती है। 60 टर्म के लिए अगर कोई इसमें पैसे डालेगा तो भले पैसे डूब सकते हैं, लेकिन अगर उसके टेक्निकल सिस्टम को, तो निश्चित रूप से मेरे को लगता है कि इस प्रकार के मतलब कमर्शियल फील्ड में, एजुकेशनल फील्ड की और इस फील्ड को एक्सप्लोर करके नीचे में लेके जाने की जरूरत है। इससे अच्छा लाभ आम लोगों को हो सकता है जो लोग नौकरी नहीं कर सकते या जो इन्वेस्टमेंट पर्पज से शेयर मार्केट में अपने पैसे लगाना चाहते हैं। बिल्कुल बिल्कुल नहीं सर, आप बिल्कुल सही बोले। हम जैसे देखते हैं अमेरिका में 50% जनता शेयर मार्केट में इन्वॉल्व है और हमारे यहाँ 4 से 5% जनता इसमें इन्वॉल्व है। तो इसमें अभी हमको बहुत उम्मीद है, बहुत स्कोप भरा पड़ा है। तो क्या हम ऐसे उम्मीद कर सकते हैं सर ऐसे ट्रेनिंग सेंटर खोलें जिसमें लोगों को शेयर मार्केट के बारे में या ट्रेडिंग के बारे में? जवाब तो देखो ओपी ही दे सकता है, मैं उसका जवाब तो नहीं दे सकता। लेकिन जितना मैंने उसके साथ रह के देखा जाना और आपने ओपी से संबंधित प्रश्न किया तो उसका मैं आपको जवाब दिया। लेकिन इस संबंध में वो क्या करेगा क्या नहीं करेगा, चलिए सर आपके जवाब तो वही देंगे। आपके संबंध में एक बहुत अच्छा प्रश्न है सर, जो कि अभी बहुत ज्यादा गरमाया हुआ है। क्या इस बार पिछले बार जो नारा था एति ओति चारों कति ओपी 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 होती, आजकल गोपी 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 चल रही है। गोपिका क्या है सर? गोपिका गुप्ता जो बीच में आई हैं, क्या ये पूरा खेल बिगाड़ सकती हैं? मेरे को लग रहा है मीडिया वाले अगर नीचे जाके कुछ कार्य करने की या कुछ सूचनाएं को एकत्र करने की कोशिश करेंगे तो इस प्रश्न को नहीं करेंगे। अच्छा, पिछले इस चुनाव के दौरान लगभग 20 दिन ऐसे हैं जो घोषणा के बाद हम लोग लगातार नीचे गए हैं। जी निश्चित रूप से हमारे परिवार की वो सदस्य बहन है। मैं किसी भी प्रकार की ऐसी शब्द नहीं कहना चाहता कि जिससे उनकी मान सम्मान में उनको आहत पहुंचे, लेकिन मुझको लगता है कि इस बार किसी भी प्रकार का कोई भी निर्दलीय प्रत्याशी को, केवल गोपिका ही नहीं, अन्य किसी भी निर्दलीय प्रत्याशी को मतदाता वोट देकर अपना वोट खराब करने के मूड में नहीं है। उसको भी एक पढ़ा लिखा अच्छा बिल्कुल प्रत्याशी चाहिए। और मैंने जितना नीचे महसूस किया है ओपी के पक्ष में आम मतदाताओं का अंडर करंट है और
जो वोटों में तब्दील होता हुआ दिख रहा है और एक बड़ी मार्जिन से ओपी चौधरी जी चुनाव जीतेंगे। अच्छा, बहुत बढ़िया सर। धन्यवाद सर आपको समय देने के लिए, क्योंकि अभी बहुत ज़ोरों शोरों से चुनाव चल रही है और समय के भी बहुत सीमा है, तो धन्यवाद सर। चलो।